Hello everyone. So welcome back. Here we are going to discuss the concept of system of equation, system of linear equation. Very important concept. Every year J mains J advance ask the question on this concept. ठीक है, हर बार क्वेश्चन आता ही है, शॉर्ट क्वेश्चन होता है. So it will be a quick revision. I hope you have already done this. अगर नहीं किया है तो you can write in the comment. I can discuss all the things in details. यहाँ पे हम सिर्फ एक रिविजन लेने वाले हैं without any proof. ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट रिवाइज करने वाला हूँ यहाँ पे. ठीक है, तो इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर अपकमिंग योर एग्जाम्स. जो भी एग्जाम मेंस एडवांस में आप सबके लिए यूजफुल रहेगा. ठीक है, एंड विल लास्ट में विल सॉल्व 2-3 क्वेश्चन बेस्ड ऑन दीज कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट्स हियर. तो द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, व्हेन वी टॉक अबाउट लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको सबको पता ही है. इफ यू हैव समथिंग लाइक ax, if you have let's say this ax plus by प्लस सी इक्वल टू जीरो, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन एक्स एंड वाई. अगर आप तीन वेरिएबल की बात करते हैं, दिस इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो. तो हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन की बात करें, दैट मीन्स टू इक्वेशंस टू वेरिएबल, थ्री इक्वेशंस थ्री वेरिएबल, इस टाइप के हम इक्वेशंस की यहाँ पे बात करेंगे विच आर लीनियर इक्वेशंस. ठीक है, सो नाउ बिफोर गोइंग टू दिस लीनियर इक्वेशन आपको कुछ टर्म्स पता होने चाहिए. तो आई क्विकली गो थ्रू दोस टर्म्स हियर. अगर आप कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन की बात करते हैं तो वी डिवाइड दैट into two part. One is homogeneous system of equation, and other is non-homogeneous system. Now what is homogeneous system of equation? जिसमें क्या होता है, constant terms जो है, all the constant terms are zero. जैसे आप ये देखो, if you have 2x plus 3y equal to 0 and let's say you have x plus y equal to 0. So this is a system of equation which is we say homogeneous equation because इसके जो constant terms है these are 0. That is a homogeneous system of equation. अगर ऐसा system हो गया, this is let's say you have x plus 3y plus z equal to 0 and let's say you have x plus 4y plus 3z equal to 1 and let's say you have 2x plus y plus 3z equal to let's say 2. So this is a non-homogeneous system of equation. What is the meaning of non-homogeneous? At least one of the constant term, कम से कम एक constant term जो है वो zero है. That is called a non-homogeneous system of equation. तो ये एक non-homogeneous system है. ठीक है, तो this is the meaning of homogeneous and non-homogeneous. इसको हम अलग अलग क्यों डील करते हैं, सब्सिक्वेंटली आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, सेकेंड आपका ये होता है कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन और इनकंसिस्टेंट. ठीक है, तो इफ यू टॉक अबाउट कंसिस्टेंट system. So what is the meaning of consistent system? That means a system of equation having at least one solution. कम से कम एक solution है तो उसको हम बोलते हैं consistent system. ठीक है, जैसे आप ये देखो, if you have let's say x plus 2y equal to 1 and let's say you have x plus 4y equal to 3. तो आप देख सकते हैं इसका कम से कम एक solution मिलेगा. इसका तो इनफैक्ट एग्जैक्टली एक solution मिल ही जाएगा, आपको सॉल्व करके देखेंगे. तो ये consistent system of equation है. ठीक है, बट इफ यू टॉक अबाउट दिस सिस्टम, देखना ध्यान से, दिस इज x plus 2y plus 3z equal to 2 and this is let's say you have 4x plus 8y plus 12z equal to let's say 1. 4x plus 8y plus 12z equal to 1 and let's say you have x minus y plus z equal to 3. So by looking at this you can say this is an inconsistent system of equation. Why inconsistent? थोड़ा ध्यान से देखो. If I talk about this two equation, इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, तो इसको अगर आपने 4 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे बनेगा दिस इज x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 1/4. अब साइमल्टेनियसली x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 2 भी हो जाए और 1/4 भी हो जाए. जैसे आपने यहाँ पे देखो, इसको अगर आप 4 से डिवाइड कर देंगे दिस विल बिकम x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 1/4. करेक्ट. तो यहाँ पे आप देखो एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऐसा है जिसमें x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 2 भी है और x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 1/4 भी. तो साइमल्टेनियसली पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज इसका मतलब तो क्या हो जाएगा, 2 इक्वल टू 1/4 विच इज ऑब्वियसली नॉट ट्रू. तो ये क्या है, एक इनकंसिस्टेंट सिस्टम है बिकॉज साइमल्टेनियसली दीज इक्वेशंस कैन नॉट सेटिस्फाई. ऐसा कोई भी x का वैल्यू xyz का वैल्यू नहीं होगा जो इन तीनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करेगा. दैट इज अ इनकंसिस्टेंट सिस्टम. ठीक है, सो दैट इज कंसिस्टेंसी, दैट इज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन. एटलीस्ट वन सॉल्यूशन में आपके दोनों चीजें पॉसिबल होती है, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी पॉसिबल हो सकते हैं. ठीक है, और इनकंसिस्टेंट में क्या होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, दैट इज नो सॉल्यूशन. ठीक है, तो ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम. एक वर्ड हम और यूज करते हैं दैट इज
trivial solution and other is non-trivial solution. Now what is a trivial solution and what is a non-trivial solution? तो what is a trivial solution? ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जिसमें x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 इज सॉल्यूशन, या फिर अगर तीन वेरिएबल की बात करते हैं दैट इज x y z की बात करते हैं तो 0 0 0 इज सॉल्यूशन। मतलब आप ये देखो, इफ यू टॉक अबाउट x प्लस 2y इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3y equal to 0. Just by looking at this, you can clearly see x is equal to 0, y is equal to 0 is satisfying this equation. 0, 0 is satisfying this equation. This solution, this is called trivial solution. 0, 0 solution is called trivial solution. जैसे आपके पास ऐसा है x plus 4y plus 3z equal to 0, x minus 4y plus 5z equal to 0. Let's say you have 4x plus 3y plus 3z equal to 0. So you can see, you can clearly see कि आप x is equal to 0, y is equal to 0, z equal to 0 is satisfying all the three equations simultaneously. मतलब x equal to 0, y equal to 0, z equal to 0 is one solution of this equation, which is a trivial solution. इसको बोलते हैं हम 0, 0, 0 इस solution is called trivial solution. अब इसके अलावा जो भी solution है, मतलब जिसमें एटलीस्ट वन ऑफ द वेरिएबल इज नॉन जीरो, मतलब किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक सॉल्यूशन आ गया, मान लो 1, 2, 1, 0, 1, 2, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन मान लो ये आ गया 0, 1, 2। दिस इज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बिकॉज इसमें कम से कम एक वेरिएबल जो है वो नॉन जीरो है, दैट इज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो दुनिया में ट्रिवियल सॉल्यूशन एक ही है, दैट इज 0, 0 या फिर 0, 0, 0 अगर हम तीन वेरिएबल की बात करते हैं, ठीक है। अगर चार वेरिएबल होगा तो 0, 0, 0, 0 इज द ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ दैट। अब व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, इसको आप ध्यान से सुनो, क्योंकि जो होमोजीनियस सिस्टम होगा, होमोजीनियस सिस्टम में हमने क्या बोला था, 0, 0 the constant terms are 0, 0, constant terms are 0, this is a homogeneous system, this is a homogeneous system। अब homogeneous system जो होगा they will always be consistent, क्यों, because homogeneous system में हमेशा 0, 0 उसको satisfy करेगा ही। you can clearly see 0, 0, 0 will definitely satisfy a homogeneous system, इसीलिए हम बोलते हैं homogeneous systems are always consistent, उसका हमेशा एक सॉल्यूशन तो होना ही है। अब एक ही सॉल्यूशन होगा जरूरी नहीं है, आई कैन हैव मोर देन वन सॉल्यूशन फॉर अ होमोजेनियस सिस्टम इक्वेशन आल्सो, तो वो हम आगे फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दीज आर द टर्म्स व्हिच यू शुड नो बिफोर अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज हाउ टू सॉल्व, मतलब व्हाट आर द कंडीशंस फॉर टू वेरिएबल टू इक्वेशन सिस्टम। ये बहुत ईजी पार्ट है, ये आपको पता होगा, ये आपने 9th 10th में भी किया है और आपने अपने नॉर्मल लेक्चर्स में भी किया होगा। सो नाउ लेट्स से यू हैव दिस a1x plus b1y equal to c1, दिस इज a2x plus b2y equal to c2, ये हमारे पास सिस्टम है, ठीक है। तो दिस इज टू इक्वेशंस, टू वेरिएबल सिस्टम। नाउ इफ यू टॉक अबाउट टू केसेस, फर्स्ट केस इफ आई टॉक अबाउट a non-homogeneous system, non-homogeneous system। अब non-homogeneous system में क्या होगा कि भाई, अच्छा, बिफोर writing the conditions, what is a linear equation in x y represent, this represent a straight line in two dimension, correct? ax plus by plus c equal to 0, ax plus by equal to c represent a straight line in two dimension। so now non-homogeneous system में क्या है, c1 c2 both are नॉट इक्वल टू 0, कम से कम एक नॉन जीरो चलेगा, बट दोनों जीरो होंगे तो वो क्या बन जाएगा, होमोजीनियस सिस्टम, ठीक है। तो नाउ इफ यू टॉक अबाउट अ नॉन होमोजीनियस सिस्टम, वी कैन से इफ a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। पहले ये देख लो, इसमें क्या होता है, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2। तो इस केस में क्या होगा, दिस इज लाइंस आर पैरेलल बिकॉज you can see the slope is minus a1 upon b1, this slope is minus a2 upon b2, उसको आप इक्वेट करोगे तो आपको ये कंडीशन मिलेगा। और अगर लाइंस पैरेलल तो हाउ मेनी सॉल्यूशंस वी हैव, नो सॉल्यूशन, दिस इज नो सॉल्यूशन बिकॉज इनका कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा, पैरेलल लाइंस का टू डायमेंशन में कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, करेक्ट। सो दिस इज द कंडीशन फॉर इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन मतलब नो सॉल्यूशन, ठीक है, दैट इज द लाइंस आर पैरेलल।
अगर आप सेकंड केस की बात करें, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब अगर ऐसा हो गया तो फिर तो दोनों इक्वेशंस आइडेंटिकल हो जाएंगी, और अगर ये आइडेंटिकल इक्वेशन है मतलब आपके पास एक ही लाइन है, इफेक्टिवली क्या है, दोनों लाइंस कोइंसाइडिंग हो, कोइंसाइडिंग लाइंस, तो इफेक्टिवली एक ही लाइन है, तो उसको सेटिस्फाई करने वाले कितने पॉइंट्स होंगे, देयर विल बी इनफाइनाइट पॉइंट्स, मतलब देयर विल बी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, करेक्ट। तो हाउ मेनी सॉल्यूशंस वी हैव इन दिस केस, वी हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। हाउ मेनी सॉल्यूशंस, वी हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट बिकॉज कम से कम एक सॉल्यूशन तो है, करेक्ट। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द थर्ड केस, दैट इज इफ इसके अलावा कुछ भी है, मतलब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में जो लाइंस होंगी दे विल बी इंटरसेक्टिंग एट सम पॉइंट, करेक्ट। तो देयर विल बी ओनली वन सॉल्यूशन। इस केस में द लाइंस वर कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक लाई कर रहा था, तो हर पॉइंट कॉमन था इसमें, इसलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। नाउ if a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, you can see this is a only one point of intersection. This is the condition for unique solution. Unique solution, सिर्फ एक ही solution होगा, equations will be consistent, the system of equation will be a consistent system of equation, ठीक है। so this part is easy। non homogeneous system के लिए these are the conditions, two equations, two variables। now if you talk about homogeneous system, ठीक है, so if you talk about homogeneous system, homogeneous system, now homogeneous system में क्या होगा, the constant terms will be zero, that is we will have a1x plus b1y equal to 0, a2x plus b2y equal to 0, ठीक है। अब इसमें ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट हो, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 0,0 इन दोनों इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करेगा, मतलब इसका सॉल्यूशन तो आ नहीं, ठीक है। तो अब कंडीशंस क्या लिखेंगे, तो नाउ सी इफ यू टॉक अबाउट दिस, तो नो सॉल्यूशन तो पॉसिबल ही नहीं, ठीक है, नो सॉल्यूशन तो आपका वैसे चला गया, ठीक है। तो दो ही पॉसिबिलिटी बचती, या तो दोनों इक्वेशंस आइडेंटिकल बन जाए, या फिर दोनों इक्वेशन मतलब दोनों लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्टिंग हो, ठीक है। तो इफ आई से a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, जो ये वाला केस था, मतलब द लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग, और उस केस में क्या होगा, उसका एक ही सॉल्यूशन होगा, दैट विल बी ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो वी से इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 वी हैव ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन होगा, वो डेफिनेटली क्या होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। तो क्वेश्चन में जब भी होमोजेनियस इक्वेशन के क्वेश्चंस होते हैं, दे जनरली आस्क यू द कंडीशन फॉर ट्रिवियल सॉल्यूशन और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर ट्रिवियल सॉल्यूशन हियर, दिस इज a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है। और अगर a1 अपॉन a2 अगर ऐसा हो गया, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो अब दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, आइडेंटिकल हो जाएंगे, और अगर लाइंस आइडेंटिकल मतलब दे विल बी कोइंसाइडिंग। तो 0,0 तो सॉल्यूशन होगा ही, बट वी विल हैव अदर सॉल्यूशंस आल्सो, वी विल हैव इनफिनिट सॉल्यूशंस, करेक्ट। तो दोज विल बी व्हाट, दोज विल बी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। So what is the condition, you can see what is the condition, you can see here, this is for homogeneous system of equation, that is a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, then the system of equation is having trivial solution, or agar a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 the system of equation is having non trivial solution, ठीक है। बाकी you can see non homogeneous में what are the conditions। I hope this part is clear। तो ये क्या हो गया, two equations two variable system। Now we will go to three equations three variable system, ठीक है। So now let's move to this three equations three variable, again linear equation की हम बात कर रहे हैं। So now let's say you have a1x b1y plus c1z equal to d1, let's say you have a2x b2y c2z equal to d2, and let's say you have a3x b3y c3z equal to d, ठीक है। अब बिफोर राइटिंग द कंडीशंस मैं आपको थोड़ा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देना चाहता हूँ यहाँ पे, बिकॉज ज्योमेट्रिकली काफी क्वेश्चंस में आप कैलकुलेशन से बच जाओगे। कैसे, तो आप फर्स्ट ज्योमेट्रिकल पॉइंट, व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन ax plus by plus cz equal to d, represent, this is the equation of a plane in 3 dimension। जैसे
linear equation in two variable x y represent the straight line in two dimension. This is representing a plane in three dimension. First thing, ठीक है. Now let's say अगर हम सिर्फ दो प्लेन की बात करते हैं, अभी थर्ड प्लेन को भूल जाओ, ठीक है. तो इफ यू टॉक अबाउट टू साइमल्टेनियस इक्वेशन, मतलब हम सिर्फ दो इक्वेशन की बात करते हैं, दैट इज a1x b1y plus c1z equal to d1, and let's say this is a2x b2y c2z equal to d2. अगर आपके पास सिर्फ दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, सिर्फ दो, ठीक है, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट टू प्लेन्स. अब देखो अगर दो प्लेन्स हैं, ठीक है, तो या तो वो दोनों पैरेलल होंगे ऐसे, दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर, और दे विल बी इंटरसेक्टिंग. अगर वो इंटरसेक्टिंग है तो एट हाउ मेनी पॉइंट दे विल इंटरसेक्ट, दे विल इंटरसेक्ट ऑन अ लाइन. जैसे आप अपने रूम में देखोगे तो रूफ को देख लो, दैट इज वन प्लेन, और एक वॉल को देखोगे दैट इज अनदर प्लेन, एंड दे आर इंटरसेक्टिंग ऑन अ लाइन. ठीक है, तो टू प्लेन्स अगर की बात करते हैं, टू प्लेन्स, या फिर एक कंडीशन हो सकता है कि दोनों प्लेन्स क्या हो जाए, कोइंसिडेंट हो जाए. ठीक है, तो ये तीन पॉसिबिलिटीज, राइट. तो इन एनी केस ईदर वी विल हैव नो सॉल्यूशन और वी विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन. ये बात आपको समझ में आना चाहिए अगर सिर्फ दो प्लेन की बात करें. ठीक है, नो सॉल्यूशन कब होगा, व्हेन द प्लेन्स आर पैरेलल. इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा, इफ द प्लेन्स आर कोइंसिडेंट, तब तो होना ही है. और अगर प्लेन्स इंटरसेक्टिंग भी हैं तो भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, बिकॉज इन दैट केस द प्लेन्स विल इंटरसेक्ट ऑन द लाइन, दैट इज कॉल्ड द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स. आपने अब तक अगर प्लेन का कॉन्सेप्ट कर लिया है, देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. करेक्ट. नाउ सी, इफ आई से a1 upon e2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. ठीक है, तो इस केस में नॉट इक्वल टू d1 upon d2. तो इस केस में क्या होगा, द प्लेन्स विल बी पैरेलल. a1 upon e2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. अगर आपने प्लेन का कॉन्सेप्ट कर लिया है तो इस केस में आप बोल सकते हैं कि नॉर्मल्स विल बी पैरेलल टू ईच अदर, मतलब द प्लेन्स विल बी पैरेलल टू ईच अदर. तो दिस इज, अगर प्लेन्स पैरेलल हैं, पैरेलल प्लेन्स, तो हाउ मेनी सॉल्यूशंस वी हैव, इस केस में कितना होगा, नो सॉल्यूशन होगा, अगर हम सिर्फ दो इक्वेशन की बात करते हैं. ठीक है. सेकंड केस, इफ आई से a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 is equal to d1 upon d2. तो इस केस में क्या होगा, अब प्लेन्स का इक्वेशन आइडेंटिकल हो जाएगा. दिस विल बी हैविंग हाउ मेनी सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट प्लेन्स, और इस केस में हाउ मेनी सॉल्यूशंस, वी हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन. ठीक है. अब इसके अलावा कोई भी केस है, मतलब इन दोनों कंडीशंस के अलावा कोई भी केस होगा तो प्लेन्स क्या होंगे, दे विल बी इंटरसेक्टिंग ईच अदर, और उस केस में भी कितने सॉल्यूशंस होंगे इसके, इन दोनों इक्वेशन के साइमल्टेनियसली देयर विल बी इनफाइनाइट, बिकॉज दे विल इंटरसेक्ट. और अगर दो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दे विल इंटरसेक्ट ऑन अ लाइन, और लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो इन एनी अदर केस how many solutions, infinite solution, because the planes intersect on the line. I hope this part is clear. ठीक है, planes intersecting on the line. तो ये अगर सिर्फ दो इक्वेशन इफेक्टिवली आपके पास है तो दिस इज द कंडीशन फॉर दिस. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. करेक्ट. नाउ वी विल मूव टू द थ्री इक्वेशन, थ्री वेरिएबल. ठीक है. तो नाउ सी, इफ यू टॉक अबाउट थ्री इक्वेशन, थ्री वेरिएबल, तीन इक्वेशन की बात करें, लीनियर इक्वेशन, तो टू अंडरस्टैंड और टू डेराइव द कंडीशंस वी राइट फोर डिटर्मिनेंट्स. व्हाट इज डेल्टा. ठीक है, हम इसके प्रूफ पे नहीं जाएंगे, आई कैन प्रूव दैट पार्ट, बट अभी वी आर जस्ट गोइंग थ्रू क्विक रिवीजन. तो ये सब आपने ऑलरेडी किया हुआ है, आई एम जस्ट रिवाइजिंग. दिस इज a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3. so what is delta? Delta is the determinant formed by the coefficient. This is coefficient determinant. ठीक है. What is delta x? आप इसको d, d1, d2, d3 भी बोल सकते हैं, जैसा भी आपने पढ़ा है. अल्टीमेटली बस नोटेशंस का फर्क हो सकता है. दिस इज व्हाट इज डेल्टा x. d1, d2, d3 के करस्पॉन्डिंग हमने, सॉरी a1, a2, a3 के करस्पॉन्डिंग हमने क्या पुट कर दिया, d1, d2, d3. दिस इज d1, d2, d3. तो x के जो कोएफिशिएंट्स थे उनको हमने रिप्लेस करके d1, d2, d3 पुट कर दिया. दिस इज b1, b2, b3, सिमिलरली c1, c2, c3. Similarly, what is delta y? So you can say what is delta y? Delta y के लिए आप क्या करते हैं, a1, a2, a3 सेम रहेगा. This is a1,
A2 A3 और हियर यू विल हैव D1 D2 D3 और बाकी सब सेम C1 C2 C3 एंड सिमिलरली यू कैन राइट फॉर डेल्टा Z ऑल्सो। उसमें क्या होगा, Z के करस्पॉन्डिंग जो कॉलम होगा दैट विल कन्वर्ट टू D1 D2 D3। तो अगर आपके पास ये चार डिटर्मिनेंट्स है डेल्टा डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा Z, ठीक है, तो इनको यूज करके वी राइट द कंडीशन फॉर नेक्स्ट दैट इज नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। तो वो कैसे होता है ये देखो, इफ यू टॉक अबाउट दीज डिटर्मिनेंट्स, जैसे आप इनके कंडीशंस पुट करते हैं तो यू विल गेट दिस इज डेल्टा into x is equal to delta x, delta into y is equal to delta y, delta into z is equal to delta z। इसका आप मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रूफ फिर किसी और लेक्चर में आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। सो नाउ सी इफ यू टॉक अबाउट, अब फिर से हमने क्या किया, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो लेट्स से इफ यू टॉक अबाउट नॉन होमोजेनियस सिस्टम, नॉन होमोजेनियस सिस्टम, नॉन होमोजेनियस सिस्टम मतलब जो आपका D1 D2 D3 थे जो कांस्टेंट टर्म्स थे, यू कैन सी दिस D1 D2 D3, दीज वैल्यूज आर नॉट ऑल जीरो, कम से कम एक नॉन जीरो होगा, दैट इज अ नॉन होमोजेनियस सिस्टम, ठीक है। सो नाउ सी इफ यू टॉक अबाउट दिस नॉन होमोजेनियस सिस्टम इक्वेशन, तो नाउ नॉन होमोजेनियस सिस्टम आपने लिखा, ठीक है। तो नाउ डेल्टा या तो जीरो होगा या नॉन जीरो होगा, ठीक है। तो नाउ इफ यू टेक दिस कंडीशन, अब इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो नाउ या तो डेल्टा जीरो है या फिर डेल्टा नॉन जीरो होगा, करेक्ट। तो ये बस आपको ये चार्ट समझ में आना चाहिए कैसे इस कंडीशन को पुट करते हैं, ये आपने ऑलरेडी किया, जस्ट क्विकली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डिस्कसिंग, ठीक है। तो नाउ इफ डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो एक्स वाई जेड का जो वैल्यू होगा दैट विल बिकम, अब सिंस डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो तो आई कैन डिवाइड डेल्टा, तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा, डेल्टा जेड बाय डेल्टा, ठीक है। तो हाउ मेनी सॉल्यूशंस वी हैव, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स बाय डेल्टा, वाई का वैल्यू डेल्टा वाई बाय डेल्टा और जेड का वैल्यू डेल्टा जेड बाय डेल्टा, व्हिच इज कॉल्ड क्रेमर्स रूल, करेक्ट। सो दिस इज, यू विल गेट ओनली वन सॉल्यूशन, तो दिस इज अ कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन, दिस इज अ कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन। तो किसी भी केस में आपको क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, तो उसका कंडीशन आप क्या पुट करेंगे, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो। डेल्टा क्या है, द डिटरमिनेंट फॉर्म बाय द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड। अब अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो है तब तो आपका क्लियर है, ठीक है। बट अगर डेल्टा जीरो हो गया तो अब आगे आप क्या करोगे, तो अब देखो अगर डेल्टा जीरो है तो ये डेल्टा जीरो 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 पुट कर दिया आपने। अब कम से कम अगर एक भी डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड में से कोई भी एक वैल्यू अगर नॉन जीरो हो गया तो यहाँ पे देखो इस साइड पे क्या हो जाएगा, अगर डेल्टा जीरो है तो दिस विल बिकम जीरो जीरो जीरो, करेक्ट, इज इक्वल टू, मान लो डेल्टा एक्स नॉन जीरो हो गया, अब अगर डेल्टा एक्स नॉन जीरो हो गया तो दिस इज जीरो नॉन जीरो इज इक्वल टू जीरो, विच इज नॉट पॉसिबल। तो हाउ मेनी सॉल्यूशंस वी विल हैव, तो इधर इनकंसिस्टेंसी आ गई, मतलब एब्सर्ड रिलेशन आ गया, तो दैट इज नो सॉल्यूशन फॉर दिस। तो इन दिस केस इफ आई से at least one of delta x or delta y or delta z is non-zero, ठीक है। हमने पहले डेल्टा चेक किया, डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा इक्वल टू जीरो, डेल्टा अगर जीरो हो गया, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड में से कम एक नॉन जीरो हो गया, तो हाउ मेनी सॉल्यूशंस वी हैव, नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब ऐसा हो गया कि चलो अब आपने डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड चेक किया एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन जीरो, यहाँ पे खत्म हो गया। बट अगर ऐसा हो गया कि अब डेल्टा एक्स भी जीरो है, डेल्टा वाई भी जीरो, डेल्टा जेड भी जीरो, दैट मीन्स इफ डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड ऑल आर जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड ऑल आर इक्वल टू जीरो। तो अब यहाँ पे देखो अगर डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड जीरो हो गया तो ये जीरो जीरो, दिस इज जीरो, दिस इज ऑल्सो जीरो, दिस इज जीरो, दिस इज ऑल्सो जीरो। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि हर केस सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि एक्स वाई जेड पर डिपेंडेंट नहीं, तो हर वैल्यू एक्स का सेटिस्फाई करेगा उसको। तो यहाँ पे एक कैच है, यहाँ पे एक कैच क्या है, देयर कैन बी टू पॉसिबिलिटी, एक तो आपको समझ में आ रहा है दैट इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा, या तो प्लेन्स कोइंसिडेंट होंगे, ठीक है,
तो मैं ज्योमेट्रिकल कंडीशंस क्या है मैं आपको वो लिख के दिखा रहा हूँ. दिस इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन इफ कोइंसिडेंट प्लेन, कोइंसिडेंट प्लेन, ठीक है, तीनों प्लेन्स ऐसे कोइंसिडेंट आ गए. सेकंड केस क्या हो सकता है, देखो आई कैन हैव टू प्लेन्स कोइंसिडेंट. जैसे आपके एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन इसी पे आ गया कोइंसिडेंट प्लेन, और थर्ड प्लेन ने इसको ऐसे कट कर दिया. तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑल द प्लेन्स आर पासिंग थ्रू दिस. मतलब ये दोनों जो तीनों प्लेन्स है इनका एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा. ये दो प्लेन्स तो आइडेंटिकल हो गए और ये थर्ड प्लेन, तो दिस इज द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन. और उस पर कितने पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे. तो टू प्लेन्स पैरेलल टू टू प्लेन्स कोइंसाइडिंग एंड वन इज इंटरसेक्टिंग. ऐसा आप बोल सकते हो, देखो अगर दो प्लेन कोइंसाइडिंग हो गए तो इफेक्टिवली तो आपके पास दो ही इक्वेशन बचेंगी, क्योंकि ये और इन दोनों का इक्वेशन तो सेम हो जाएगा और एक इक्वेशन ये है. और हमने अभी प्रीवियस यहाँ पे मैं आपको बताया है, यू कैन सी हियर, यू कैन सी अगर दो ही इक्वेशन है तो हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल. अगर प्लेन्स इंटरसेक्ट करते हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आर पॉसिबल. तो वैसे भी आप इसको रिलेट कर सकते हो, ठीक है. सो नाउ अनदर केस फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, पैरेलल प्लेन्स, सॉरी कोइंसिडेंट प्लेन्स, कोइंसिडेंट प्लस इंटरसेक्टिंग. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. दो प्लेन्स कोइंसिडेंट हो गए और एक प्लेन इंटरसेक्ट कर गया, ये वाला केस. नाउ द थर्ड केस विल बी, और क्या हो सकता है, थर्ड केस विल बी, यू कैन सी a family of planes. कैसे, you can see here if I had one plane something like this, ठीक है, other plane is passing through this, let's say this is another plane, ठीक है, this is the line of intersection इनका, and the third plane is also passing through this. So you can see this is the third plane which is also passing through this. तो ये जो लाइन है दिस इज लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द थ्री प्लेन्स. अगर आप विजुअलाइज करना चाहते हैं, आप अपना रूम को ध्यान से देखना, यू हैव फ्लोर, रूफ और एक ये रूम, एक वॉल, तो ये दोनों का एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है. अब आप ऐसा सोचो कि आपने उस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से ऐसे एक प्लेन और ड्रॉ कर लिया, तो मतलब तीन प्लेन्स एक ही लाइन से पास हो रहे हैं. तो हाउ मेनी सॉल्यूशंस वी हैव, हाउ मेनी सॉल्यूशंस वी हैव, उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन. तो वो क्या होगा, दिस इज द केस ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन्स, फैमिली ऑफ प्लेन्स, ठीक है. हाउ टू रिप्रेजेंट अ फैमिली ऑफ प्लेन्स, ये आपने प्लेन्स में किया होगा. इफ यू हैव P1 P2 P3, P1 इक्वल टू 0, P2 इक्वल टू 0, P3 इक्वल टू 0, थ्री प्लेन्स, तो आई कैन एक्सप्रेस एनी प्लेन, कोई भी एक प्लेन उठा लो, P3 लेट्स से, दिस इज सम लैम्डा टाइम्स P1 प्लस म्यू टाइम्स P2. दिस इज द कंडीशन इफ यू हैव फैमिली ऑफ प्लेन. तो इस कंडीशन को अप्लाई करने के लिए आप ये यूज कर सकते हो, one plane is lambda times P1 plus mu times P2. This is the concept of family of planes. I hope this point is clear. तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन का कंडीशन होगा, ठीक है. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द अदर केस, इसमें एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि इसमें नो सॉल्यूशन. अब ये नो सॉल्यूशन वाला केस कब होगा, व्हेन द थ्री प्लेन्स आर पैरेलल. अगर ये तीनों प्लेन्स पैरेलल हो गए, द थ्री प्लेन्स आर पैरेलल, देन ऑल्सो डेल्टा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड सब कुछ जीरो हो जाएगा. तो उस केस में नो सॉल्यूशन बनेगा, बिकॉज यू कैन क्लियरली से अगर तीन प्लेन्स पैरेलल है तो उनका कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, ठीक है. सो दिस इज व्हेन द प्लेन्स आर पैरेलल, प्लेन्स आर पैरेलल. तो इफ यू हैव अ नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, हमारा प्रोसीजर क्या रहेगा वो देखो. डेल्टा पहले चेक करेंगे, डेल्टा अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा. अगर डेल्टा 0 आ गया तो अगेन वी विल हैव टू पॉसिबिलिटी. अगर डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड में से एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन जीरो, तो डेफिनेटली इट विल हैव नो सॉल्यूशन. बट इफ डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड दे आर आल्सो जीरो, मतलब डेल्टा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड ऑल आर जीरो, तो उस केस में वी हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, करेक्ट. तो नाउ इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि तीनों प्लेन्स कोइंसिडेंट हो जाए, दोनों प्लेन्स कोइंसिडेंट हो जाए और एक प्लेन उसको इंटरसेक्ट कर जाए. इफेक्टिवली आपके पास दो ही प्लेन है विच आर इंटरसेक्ट. और द थर्ड केस दैट इज फैमिली ऑफ प्लेन. फैमिली ऑफ प्लेन्स मतलब दो प्लेन और उनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से थर्ड प्लेन पास हो रहा है, दैट इज आल्सो गिविंग इन द इनफाइनाइट. उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, दिस इज P3, कोई भी प्लेन इज लैम्डा टाइम्स P1 प्लस म्यू टाइम्स P2, प्लेन का इक्वेशन, ठीक है. और अगर डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड सब कुछ जीरो है, डेल्टा जीरो है, तो देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी जब तीनों प्लेन्स क्या हो जाए, पैरेलल, तो उस केस में हाउ मेनी सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशन, ठीक है. So this is the summary of all the points
कैसे आप यूनिट सॉल्यूशन अप्लाई करते हैं, डिफरेंट कंडीशंस अप्लाई करते हैं फॉर यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ वन मोर पॉइंट सी, अगर आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन की बात करते हैं, ठीक है, अभी हमने सिर्फ नॉन होमोजेनियस किया, वी विल कम टू होमोजेनियस सिस्टम, पहले ये देख लेते हैं। तो अभी देखो, इफ यू हैव टू साइमल्टेनियस इक्वेशन, सिर्फ दो इक्वेशन की बात कर रहे हैं ये, तो वी हैव नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बट इफ यू हैव थ्री इक्वेशंस, मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन में तीन इक्वेशन की बात कर रहे हैं, दो इक्वेशन वाला केस हमने यहाँ पे कंसिडर किया था, अब हम तीन इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, ईदर वी हैव यूनिक सॉल्यूशन और वी हैव नो सॉल्यूशन और वी हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जबकि ये यूनिक सॉल्यूशन का पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तीन ही पॉसिबिलिटी है, अगर आपके पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल है, या तो वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, या फिर उसका नो सॉल्यूशन होगा, या फिर उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। नो सॉल्यूशंस में प्लेन्स पैरेलल हो गए, दैट इज वन पॉसिबिलिटी, और प्लेन्स ऐसा हो गया देन आल्सो देयर इज नो सॉल्यूशन, मतलब दिस इज वन प्लेन, ऐसे प्रोजेक्शन ड्रॉ किया, this is another plane and this is another plane, they are not intersecting simultaneously, this is the point which is, these are the points which are not lying on this plane, these are the points which are not lying on this plane, these are the points which are not lying on this, so this is also a case of no solution। ठीक है, नो सॉल्यूशन में और क्या हो सकता है, नो सॉल्यूशन में ऐसा हो सकता है कि दो प्लेन्स पैरेलल हो जाएं और इसको इंटरसेक्ट कर जाए, अगेन दिस इज नॉट नो सॉल्यूशन केस बिकॉज इनका कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है। अब यूनिक सॉल्यूशन का ज्योमेट्रिकली मतलब क्या होगा, तो आप देखो ध्यान से, अब जिस रूम में बैठे हो उस रूम को ध्यान से देखो, आपका रूफ को देखो, एक वॉल को देखो और एक सेकंड वॉल को देखो, तो उसका जो कॉर्नर पॉइंट है दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री प्लेन्स 1 2 एंड 3, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन केस। ठीक है, तो अगर तीन प्लेन्स इंटरसेक्ट करेंगे तो या तो उनका नो सॉल्यूशन होगा, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, या फिर यूनिक सॉल्यूशन। ऐसा कभी नहीं होगा कि एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 5 सॉल्यूशन। अगर किसी केस में बोल दिया उन्होंने 3 सॉल्यूशन है तो ऑब्वियसली उसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही होंगे, ऐसा कभी नहीं होगा कि 3 सॉल्यूशन हो जाए, या तो यूनिक होगा मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, या फिर नो सॉल्यूशन होगा, दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, आई होप दीस पॉइंट्स आर क्लियर। नाउ वी हैव जस्ट डिस्कस व्हाट इज द केस फॉर नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब बात करते हैं होमोजेनियस सिस्टम की। सो नाउ इफ यू टॉक अबाउट होमोजेनियस सिस्टम, इसी केस में होमोजेनियस सिस्टम, होमोजेनियस सिस्टम, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजेनियस सिस्टम, इसमें d1 d2 d3 की जो वैल्यूज है दैट इज 0, तो यू कैन सी वी हैव a1x b1y c1z इक्वल टू 0, a2x b2y c2z इक्वल टू 0, a3x b3y c3z इक्वल टू 0। अब होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, ऑलवेज कंसिस्टेंट, ये आपको मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ व्हाट इज why this is always consistent, because 0, 0, 0 will satisfy all the three equations। ठीक है, अब इसमें देखो डेल्टा x डेल्टा y और डेल्टा z, यू कैन क्लियरली सी ये डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z तो 0 ही होगा, क्योंकि डेल्टा x में क्या था, जो हमने a1 a2 a3 वाला कॉलम था वो 0 0 0 से रिप्लेस कर दिया था, मतलब d1 d2 d3 से रिप्लेस कर दिया, तो ये तो 0 होना ही है, डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z। अब आपके पास सिर्फ ये बचता है कि डेल्टा क्या होगा, या तो 0 होगा या नॉन 0 होगा। तो यू कैन सी हियर इफ आई पुट द कंडीशन दैट डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। अब अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन, हमने प्रीवियस मेथड में देखा है, प्रीवियस केस में देखा है नॉन होमोजेनियस में यूनिक सॉल्यूशन, तो यहाँ पे भी क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, और वो यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, दैट विल डेफिनेटली बी द ट्रिवियल सॉल्यूशन, बिकॉज 0, 0, तो उसको सेटिस्फाई कर ही रहा है, so that is trivial solution, trivial solution। तो कभी इक्वेशन में कंडीशन है that the system of equation has only trivial solution, तो trivial solution का कंडीशन क्या हो गया, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। और अगर आपके पास डेल्टा 0 हो गया, डेल्टा 0, तो हाउ मेनी सॉल्यूशंस भी है। अब इस केस में क्या होगा, देखो डेल्टा 0 डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z ऑल आर इक्वल टू 0, सब कुछ 0 हो गया, तो हाउ मेनी सॉल्यूशंस वी हैव, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब इसमें नो सॉल्यूशन का केस पॉसिबल ही नहीं है, यू कैन सी, ये देखो अगर डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z ऑल आर इक्वल टू 0, तो वी हैव नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन,
बट इसमें नो सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सेड कि इसका कोई कम से कम एक सोल्यूशन तो होना ही है. तो दैट मीन्स हाउ मेनी सोल्यूशन वी हैव, इनफाइनाइट सोल्यूशन. तो यहाँ पे क्या होगा, दिस विल हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस आल्सो, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस. आई होप दिस इज क्लियर. तो ये व्हाट इज द कंडीशन फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, डेल्टा 0. व्हाट इज द कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन, ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन, दैट इज डेल्टा नॉट इक्वल टू 0. So this is how you apply the condition for unique solution, infinite solution, no solution for system of equation. So now we'll quickly go through some of the questions. तो मैं 2-3 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कैसे इन कंडीशंस को हम अप्लाई करते हैं. ठीक है, जहां तक पॉसिबल होगा विल ट्राई टू रिड्यूस द कैलकुलेशन. ये मैंने सिंपल क्वेश्चंस दिए हैं फॉर जेईई मेंस लेवल के क्वेश्चंस ही हैं. आप बाकी मेरी प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं. आई हैव अपलोडेड सम मोर क्वेश्चंस ऑन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जेईई एडवांस क्वेश्चन. ठीक है, तो वो आप मैं इसमें कमेंट सेक्शन में पुट कर दूंगा. ठीक है, सो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेईई मेंस ओनली. ये जेईई मेंस का ही क्वेश्चन है. द क्वेश्चन इज, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस find the values of a and b so that the system of equation has unique solution, infinite solution or no solution. क्वेश्चन एक्चुअली जो मेंस में क्वेश्चन आया था दैट वाज फॉर नो सॉल्यूशन, बट मैंने इसको मॉडिफाई करके तीनों के लिए आंसर आपको बताना है. ये क्वेश्चन है. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग एनी सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्वेश्चन, पहले देख लो दिस इज अ होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस सिस्टम. so you can clearly see this is the non homogeneous system of equation. You can try this, you can start solving this. This is नॉन होमोजीनियस सिस्टम, नॉन होमोजीनियस. ठीक है, अब अगर नॉन होमोजीनियस सिस्टम में आपको यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन कुछ भी करना है, फर्स्ट कंडीशन किस पे है, डेल्टा पे. ठीक है, अब डेल्टा फर्स्ट विल चेक व्हाट इज डेल्टा. दिस इज 1 1 a, द कोएफिशिएंट्स ऑफ x 1 a b, कोएफिशिएंट्स ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ z, दिस इज 1 1 1. I hope this is clear. ये हमने डेल्टा ली. तो if I simplify this, you can quickly simplify this. This is 1 a minus b. This is minus 1. This is 1 minus a, and this is 1. This is b minus a square. b minus a square. Correct. So this is, you can see, a minus b minus 1 plus a plus b minus a square. ये हमारे पास इक्वेशन. ठीक है, सो नाउ यू कैन सी दिस इज b तो कैंसिल ही हो गया. तो दिस इज 2a माइनस 1 माइनस a स्क्वायर. ये हमारे पास डेल्टा आ गया. और यू कैन सी दिस इज माइनस ऑफ a माइनस 1 का होल स्क्वायर. ये डेल्टा है. ठीक है, अब आप ध्यान से सुनो. वी हैव टू राइट द कंडीशन फॉर जितनी पॉसिबिलिटी, यूनिक, नो एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन. तो इफ आई से फर्स्ट केस दैट इफ delta is not equal to 0, delta not equal to 0, definitely unique solution. So this is unique solution. Now delta not equal to 0 का मतलब क्या हुआ, this should not be equal to 0, मतलब a cannot be equal to 1. correct. So what is the value of a? You can say this is a can be any real number except 1, correct, and b can be any real number, क्योंकि ये b पे तो डिपेंडेंट ही नहीं. डेल्टा तो हमेशा a इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा, a नॉट इक्वल टू 1 पे नॉन जीरो हो जाएगा. तो क्या होगा इस केस में, b कैन बी एनी रियल नंबर. सो इफ a इज एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 1 एंड b इज एनी रियल नंबर, हाउ मेनी सॉल्यूशंस वी हैव? वी हैव यूनिक सॉल्यूशन. वी हैव यूनिक सॉल्यूशन. सबसे इजी पार्ट होता है यूनिक सॉल्यूशन का. ठीक है, नाउ सेकंड केस, इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0. अब आ गया डेल्टा इक्वल टू 0 पे. तो अब डेल्टा इक्वल टू 0 पे आपके पास दो पॉसिबिलिटी हो सकती है. यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है और नो सॉल्यूशन भी हो सकता है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है. करेक्ट. तो अब उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, किस केस में नो सॉल्यूशन बनेगा. करेक्ट. तो नाउ इफ आई से डेल्टा इज इक्वल टू 0, अब डेल्टा अगर 0 है तो डेफिनेटली a का वैल्यू तो क्या हो गया, 1. ठीक है. अब अगर a का वैल्यू 1 है तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ b फॉर यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, वो हमको चेक करना पड़ेगा. तो देखो उसको कैसे चेक करते हैं, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर दिस क्लास. ठीक है, कैसे? इफ a इज इक्वल टू 1, इसमें हमने a इक्वल टू 1 पुट कर दिया. तो नाउ यू सी द सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल बिकम, जैसे a इक्वल टू, हम अब हम सिर्फ ये वाला केस सॉल्व कर रहे हैं, सेकंड केस.
तो इफ a is equal to 1, if I put this is x plus y plus z equal to 1, a equal to 1 इसमें पुट करोगे तो देखो फिर से आपको वही इक्वेशन मिल जाएगा, x plus y plus z equal to 1। तो सेम ही इक्वेशन आपको मिलेगा, उसको दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, इफेक्टिवली तो वो एक ही इक्वेशन है। फिर x इक्वल यहाँ पे रखोगे, दिस इज a equal to 1, so this is x by plus cz, that sorry z equal to 0, करेक्ट है। नाउ सी, तो ये a equal to 1 का केस, डेल्टा इज इक्वल टू 0, मतलब a equal to 1। नाउ इफेक्टिवली तो आपके पास इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में दो ही इक्वेशन, ऐसा तो नहीं है कि एक इक्वेशन को आप 10 बार लिख दोगे तो अलग अलग इक्वेशन बन जाएगा, उसका रोल तो एक ही होगा, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन सेम था, इसलिए आई हैव रिटन ओनली वन। तो अब आप सोचो कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन इफेक्टिवली दो ही इक्वेशन का सिस्टम है, ठीक है। तो अब नाउ वी कैन सी, जो हमने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे ज्योमेट्रिकली, जो मैंने आपको बताया था, आई जस्ट शो यू दिस पॉइंट। इफ यू हैव टू इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन, तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में या तो नो सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। उसका कंडीशन क्या होगा, या तो पैरेलल प्लेन्स होंगे, इंटरसेक्टिंग प्लेन्स होंगे और कोइंसिडेंट प्लेन्स होंगे। इसी को हम देखो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कैसे? इफ आई से a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो इस केस में क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन आ जाएगा, करेक्ट। तो यू कैन क्लियरली सी, इफ आई से a1/a2 मतलब 1, b1/b2 मतलब b/1, c1/c2 इक्वल टू मतलब 1। तो दैट मीन्स इफ आई से b अगर 1 के बराबर हो गए, तो दिस विल इम्प्लाई हाउ मेनी सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशन, क्योंकि उस केस में क्या हो जाएगा, द प्लेन्स विल बिकम पैरेलल। आप देख भी सकते हो, अगर आपने b का वैल्यू 1 पुट कर दिया तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या बन जाएगा, x plus y plus z इक्वल टू 0, x plus y plus z इक्वल टू 1, मतलब 1 इक्वल टू 0, विच इज नॉट पॉसिबल, एब्सर्ड कंडीशन, मतलब नो सॉल्यूशन। और इसके अलावा देखो, अगर b का वैल्यू 1 नहीं है, b का वैल्यू 1 नहीं है, तो अब इस केस में डेफिनेटली प्लेन्स क्या होंगे, इंटरसेक्ट कर जाएंगे, बराबर। क्योंकि आपको मैंने बोला दो प्लेन्स अगर पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्ट करेंगे। कोइंसिडेंट का तो सवाल ही पता नहीं होता, यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे 1 और 0 है, तो वो कोइंसिडेंट तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो नाउ इफ b इज नॉट इक्वल टू 1, तो प्लेन्स विल बी इंटरसेक्टिंग, और अगर प्लेन्स इंटरसेक्ट करेंगे तो दो प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या होगा, हाउ मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, करेक्ट। तो कैन वी से द आंसर फॉर यूनिक सॉल्यूशन, a is any real number except 1 but b should be real number। what is the condition, what is the answer for no solution? no solution का आंसर क्या लिखोगे, no solution के लिए the condition is a should be 1 and b should be 1, you can say b is also 1। and what is the condition for infinite solution? infinite solution की condition क्या होगा, a should be 1 but b is not equal to 1, मतलब b can be any real number except 1। so this is the answer for these three options, ठीक है, 3 क्वेश्चन। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, कैसे आपने देखो ज्योमेट्री यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो दिस क्वेश्चन वाज इन जेईई एडवांस, ये थोड़ा मैट्रिक्स फॉर्म में है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन का ही क्वेश्चन है। यू कैन सी हियर, फॉर अ रियल नंबर अल्फा इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन has infinite many solution, what is the value of 1 plus alpha square? Effectively आपको अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है, करेक्ट। तो नाउ जस्ट ऑब्जर्व दिस, इफ यू सिंप्लीफाई द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई कर दिया, कैसे, मतलब मैट्रिक्स फॉर्म से हटा के हमने नॉर्मल इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया। तो कैसे, इफ यू मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिसेस रो टू कॉलम, तो ये फर्स्ट रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, दिस विल बिकम x प्लस अल्फा y प्लस अल्फा स्क्वायर z, this will become 1, correct। this is second row, first column multiply होगा, this is alpha x y plus alpha z, this will become equal to -1। दो मैट्रिसेस बराबर हैं, उनके corresponding एलिमेंट्स हमने इक्वेट कर दिए। सिमिलरली this is alpha square x plus alpha y plus z is equal to, right। अब we have a system of equation which is a non होमोजेनियस सिस्टम, करेक्ट। अब नॉन होमोजेनियस सिस्टम के लिए आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन पुट करना है। अब देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन फाइंड करने के लिए आप फिर से आप क्या करोगे भाई, डेल्टा तो 0 चेक करना ही पड़ेगा, तो पहले हम डेल्टा 0 चेक कर लेते हैं। तो इफ आई पुट डेल्टा,
what is delta? 1 alpha alpha square. This is alpha 1 alpha. Similarly alpha square alpha 1. Correct? And now if I simplify this, this is 1 into 1 minus alpha square minus alpha. This you can see alpha minus alpha cube. This is minus plus alpha squared. This is alpha square minus alpha square. Alpha square minus alpha square. So you can see this is 1 minus alpha square minus alpha square. This is minus alpha square plus alpha raised to 4. ये तो 0 हो जाएगा. This is alpha raised to 4. So you can see this is alpha square minus 1 का whole square. Alpha square minus 1 का whole square. Correct? ठीक है. So now see, if I apply the condition that delta is equal to 0, because necessarily delta तो 0 होना ही है. ठीक है. तो delta equal to 0 हमने अप्लाई किया for infinite. But delta equal to 0 से ये गारंटी नहीं होगा कि ये infinite solution ही होगा, because उसमें तो नो सोल्यूशन भी हो सकता है. करेक्ट. हमने चेक किया, देखो डेल्टा इक्वल टू 0 पे क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू प्लस और माइनस. अब एक तो ये है कि आप डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड चारों फाइंड करके चेक करो कि इसमें क्या कंडीशन बनता है. ठीक है. बट आप ध्यान से देखो, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है. डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड सब कुछ फाइंड करने की जरूरत नहीं है. क्यों? अंडरस्टैंड दिस. तो ये सी भाई, अगर आपने फर्स्ट केस लिया कि भाई अल्फा इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, या तो अल्फा का वैल्यू 1 होगा या -1 होगा. तो इफ आई से अल्फा इज इक्वल टू 1, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को ध्यान से देखना क्या बनेगा. दिस विल बिकम x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1. दिस इज x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1. सेकेंड क्या होगा, 1 अल्फा इक्वल टू 1 पुट किया, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू -1, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू -1. थर्ड इक्वेशन क्या होगा, x इज इक्वल टू 1, अल्फा इक्वल टू 1 पुट करोगे, अल्फा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, विच इज इफेक्टिवली द सेम इक्वेशन. तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में भी इनडायरेक्टली आपके पास इफेक्टिवली दो ही इक्वेशन है. ठीक है. तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का हाउ मेनी सॉल्यूशन विल बी, यू कैन सी क्लियरली दिस इज नो सॉल्यूशन. व्हाई नो सॉल्यूशन? बिकॉज एक तो आप ऐसा बोल सकते हो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 नॉट इक्वल टू d1 अपॉन d2. बाकी लॉजिकली यू कैन सी 1 इक्वल टू -1 नॉट पॉसिबल. साइमल्टेनियसली सब पॉसिबल है क्या कि एक वैल्यू 1 भी हो जाए, एक वैल्यू -1 भी पॉसिबल हो? नो, दैट इज नो सॉल्यूशन. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द सेकंड केस, इफ अल्फा इज इक्वल टू -1, अब अल्फा का वैल्यू अगर -1 पुट करोगे तो यू कैन सी दिस फर्स्ट इक्वेशन विल बिकम x माइनस वाई प्लस जेड. दिस इज x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1. सेकेंड इक्वेशन अगर x इज इक्वल टू अल्फा इक्वल टू -1 पुट करेंगे, दिस इज माइनस x प्लस वाई माइनस जेड इज -1. और थर्ड इक्वेशन विल बी x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1. नाउ अंडरस्टैंड दिस, तीनों इक्वेशन ध्यान से देखो सेम ही है. ऑल द थ्री इक्वेशंस आर सेम, दैट मीन्स ऑल द थ्री आर कोइंसिडेंट प्लेन्स. और अगर सेम ही प्लेन्स हैं तो हाउ मेनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी हैव? इनफाइनाइट पॉइंट, बिकॉज तीनों प्लेन्स सेम ही प्लेन्स हैं. इस पे कितने पॉइंट्स होंगे? इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स. सो हाउ मेनी सॉल्यूशंस? इनफाइनाइट. So what is the value of alpha for infinite solution? This is minus. Alpha is equal to minus. तो बस अब alpha equal to -1 इसमें put कर दो. So that will be the answer for this. Alpha equal to -1 put करेंगे. This is 1 minus 1 plus 1 which is equal to 1. This is how we can solve this. Very easy question from Advanced 2017. ठीक है. A simple conceptual question. कैसे आप identify करोगे no solution infinite solutions? ठीक है. I hope this is clear, right? Now let's take the next question. Now we have a system of equation. We have a system of equation given to you. You can clearly see. The question is again, देखो आप चारों ऑप्शन में आपको क्या ही चेक करना है? कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी को चेक करना है. ठीक है. इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, यही हमको चेक करना है. राइट. तो सबसे पहले अगेन क्या करेंगे, हम डेल्टा का वैल्यू फाइंड करेंगे. डेल्टा चेक कर लेते हैं. डेल्टा व्हाट इज दिस? और ये भी आप देख सकते हो, दिस इज अ नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2 5 8. ठीक है. नॉन होमोजेनियस. So what is delta? If I take the coefficients of x, this is 1, 2, 2. Coefficients of y, 1, 3, 3. 1, 3, 3. Coefficient of z, this is 1, 2 और क्या है a square minus.
दिस इज a स्क्वायर्ड माइनस 1, ये हमारे पास, ठीक है। तो इफ आई जस्ट सिंप्लीफाई दिस, इसको डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर लो, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आप चाहो तो प्रॉपर्टीज भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली भी सिंप्लीफाई करोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। दिस इज 1 इंटू दिस इज 3a स्क्वायर माइनस 3 माइनस 6, ठीक है। दिस इज 3a स्क्वायर माइनस 3 माइनस 6 माइनस 1 इंटू दिस इज 2a स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4 एंड दिस इज प्लस 1, दिस इज 6 माइनस 6। तो ये तो जीरो ही हो गया, इसको तो हटा दो जीरो, ठीक है। तो जस्ट ओपन दिस, दिस इज 3a स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। दिस इज माइनस दिस इज 2a स्क्वायर माइनस 6। तो व्हाट इज दिस इफेक्टिवली 3a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर माइनस 6, 9 प्लस 6, दिस इज माइनस। तो ये जो डेल्टा है, डेल्टा वी आर गेटिंग डेल्टा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 3, ये हमारे पास डेल्टा, ठीक है। अब आप चेक करेंगे, ऑप्शंस को देख लेते हैं पहले, ऑप्शंस में क्या है। तो आप फर्स्ट यू कैन सी हियर, भाई अगर a का वैल्यू a इज a स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 3, मतलब a इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3, या फिर आप ऐसा बोल दो क्योंकि मॉडुलस के नाम में गिवन है, मॉडुलस ऑफ a इज नॉट इक्वल टू रूट 3, तो क्या होगा, हाउ मेनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन मतलब कंसिस्टेंट इक्वेशन होगा, बिकॉज कम से कम एक सॉल्यूशन है, ठीक है। सो नाउ सी इफ आई चेक ऑप्शंस, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन फॉर मॉडुलस a इक्वल टू रूट 3। अगर मॉडुलस ऑफ a इक्वल टू रूट 3 होगा तो डेल्टा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब डेल्टा अगर 0 हो गया तो जरूरी फिर यूनिक सॉल्यूशन नहीं बनेगा, या तो नो सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट, मतलब ये तो गलती है, ठीक है। नाउ इनकंसिस्टेंट व्हेन a इक्वल टू 4। अब आप ध्यान से देखो, अब इस अच्छा ऐसा करते हैं हम इसमें, इफ आई से मॉडुलस ऑफ a इक्वल टू रूट 3, ठीक है, मॉडुलस ऑफ a इक्वल टू रूट 3, तो इक्वेशंस क्या होंगी, अगर आप a का वैल्यू रूट 3 पुट कर दो उसके अंदर, a का वैल्यू रूट 3, a स्क्वायर का वैल्यू रूट 3, तो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल बिकम x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, दिस इज 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 5, और अगर डेल्टा 0 है, ठीक है, डेल्टा अगर 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, मॉडुलस ऑफ a इक्वल टू 3 होगा, करेक्ट है, रूट 3 होगा, मॉडुलस ऑफ a इक्वल टू रूट 3 होगा, करेक्ट। तो नाउ सी इफ आई पुट a इक्वल टू रूट 3, दिस इक्वेशन विल बिकम 2x प्लस 3y प्लस a इक्वल टू रूट 3 आपने पुट किया तो दिस विल बिकम 3 माइनस 1 विच इज 2z इक्वल टू a इक्वल टू रूट 3 और माइनस रूट 3, कुछ भी हो सकता है, तो दिस इज प्लस और माइनस रूट 3 प्लस, ऐसा होगा, ठीक है। तो नाउ जस्ट ऑब्जर्व दिस, इफ आई से मॉडुलस ऑफ a इक्वल टू रूट 3, इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, दिस विल रिप्रेजेंट टू प्लेन्स विच आर पैरेलल, यू कैन सी a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, या फिर आप डायरेक्टली बोल सकते हो, देखो ये दोनों कभी साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई नहीं कर सकते, तो इस केस में हाउ मेनी सॉल्यूशंस वी विल हैव, नो सॉल्यूशन, आपको कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z, ठीक है। तो हाउ मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, मतलब इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, बिकॉज नो सॉल्यूशन। तो अगर मॉडुलस ऑफ a इक्वल टू रूट 3 होगा तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल बिकम इनकंसिस्टेंट। तो अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, इज इनकंसिस्टेंट व्हेन मॉडुलस ऑफ a इक्वल टू रूट, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। इनकंसिस्टेंट व्हेन a इक्वल टू 4, अब अगर a इक्वल टू 4 होगा तो मतलब डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, और डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 तो यूनिक सॉल्यूशन आना ही है, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो वही पॉसिबल नहीं, क्योंकि a इक्वल टू 4 पे यू कैन सी दिस इज डेल्टा इज नॉन जीरो मतलब यूनिक सॉल्यूशन, मतलब ये भी गया, ठीक है। तो व्हाट इज द आंसर, ऑप्शन डी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप दिस इज क्लियर। तो देखो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि आपको ऐसा नहीं है कि डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड हमेशा फाइंड करना पड़ेगा, इन सम केस यू मे नीड टू फाइंड, बट ज्योमेट्रिकली थोड़ा सोचोगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। नाउ
नाउ दिस इज वन वेरी कॉमन क्वेश्चन फॉर जेई मेंस, ये काफी बार इस टाइप क्वेश्चन आ चुके हैं, तो एक बार फिर देख लेते हैं इस क्वेश्चन को. द क्वेश्चन इज यू हैव अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन which has non-trivial solution. Underline the word non-trivial solution. Then find the value of x by y, y by z, z by x plus k. तो आपको पहले k का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा. तो आप देखो k का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे. तो you can clearly see we have a system of equation which is a homogeneous system of equation. That is why यार उसमें आप they are talking about non-trivial solution. Non-trivial solution की बात कर रहे हैं, मतलब जनरली हम किस में बात करते हैं, homogeneous system of equation में ही बात करते हैं. ठीक है. तो now what is the condition for non-trivial solution? Delta equal to 0, delta not equal to 0. ये दो केस हमने बनाए थे, remember, homogeneous system of equation में. अब अगर delta not equal to 0 है तो we have only trivial solution. तो delta not equal to 0, this is non trivial solution, and delta equal to 0, this is the condition for non-trivial solution. So what is the condition here? We will put this is delta equal to 0. अब जैसे आपने delta equal to 0 put किया, this will become 2 3 minus 1, this will be 1 k minus 2, and this is 2 minus 1, and this should be equal to 0. ये हमारा वैल्यू 0 होगा. So now if I simplify this, यहाँ से आपको देखो k का डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगी. If you just open this, this is 2 times k minus 2 minus 3 times this is 1 plus 4, and this is minus 1, this is minus 1 minus 2k. So this will be equal to 0, delta equal to 0. Just open this determinant. So this is 2k minus 4 minus 5 15, this is plus 1 plus 2k equal to 0. I hope this is clear. ठीक है. So this is 4k और दिस इज माइनस 19 और ये माइनस 18 इक्वल टू 0. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? दिस इज यू कैन सी 18/4 विच इज 9/2. तो k का वैल्यू आपको मिल गया, दैट इज 9/2. ठीक है. अब अगर k का वैल्यू 9/2 है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल बिकम दिस इज 2x प्लस 3y माइनस z इक्वल टू 0. दिस इज x का वैल्यू सॉरी k का वैल्यू 9/2 यहाँ पे पुट करोगे, दिस विल बिकम x प्लस 9/2y माइनस 2z इक्वल टू 0. तो उसका एलसीएम लेके लिख देता हूँ मैं, दिस इज 2x प्लस 9y माइनस 4z इक्वल टू 0. x का वैल्यू हमने सॉरी एलसीएम लेके हमने सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दिया. ठीक है. एंड दिस इज 2x माइनस y और ये प्लस z इक्वल टू 0. अब ये आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है. तो आपको देखो k का वैल्यू तो 9/2 आ गया. अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, बिकॉज यू हैव टू फाइंड x by y प्लस y by z प्लस z by x. ठीक है. तो हाउ विल यू फाइंड x by y, y by z, z by x? पहले तो आप इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो कि अगर ये होमोजेनियस सिस्टम में आप बोल रहे हैं दिस इज हैविंग इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कितना होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे. तो ये किसका केस बनेगा? दिस इज ऑल द लाइंस आर पासिंग थ्रू अ लाइन, मतलब ऑल द प्लेन्स आर पासिंग थ्रू अ लाइन, मतलब फैमिली ऑफ प्लेन्स वाला केस बनने वाला. यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे कोई कोइंसिडेंट प्लेन्स पॉसिबल नहीं है. ठीक है. तो फैमिली ऑफ लाइंस में क्या हो रहा है कि आपको कोई भी दो प्लेन्स लेंगे, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगा, वो डेफिनेटली थर्ड पे लाई करेगा, इसलिए उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो रहे हैं. ठीक है. अब हाउ टू रिप्रेजेंट दोज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ये आपको समझना चाहिए यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे तो ठीक है आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, बट कई बार कैसा हो सकता है कि आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में ऑप्शंस मिल जाए. ठीक है. तो हाउ टू रिप्रेजेंट इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अंडरस्टैंड दिस. ठीक है. देखो कोई भी आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन अगर रिप्रेजेंट करना है तो आप टेक एनी टू इक्वेशन, बिकॉज इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, वो डेफिनेटली थर्ड पे लाई करेगा. तो आप कोई भी दो प्लेन ले लो, जैसे हमने ये फर्स्ट और सेकंड ले लिया, या फिर आप फर्स्ट और थर्ड ले लो, अप टू यू, कैसा भी आप ले सकते हो. ठीक है. तो नाउ इफ आई टेक लेट्स से द फर्स्ट एंड सेकंड प्लेन, अब यहाँ पे तो तीन वेरिएबल है एक्स वाई जेड, बट दो ही इक्वेशन आप कंसीडर कर लो, तो आप किसी भी एक वेरिएबल को अज्यूम कर लो. तो लेट्स से x इज इक्वल टू लैम्डा, हमने मान लिया x इज इक्वल टू लैम्डा. तो नाउ इफ आई से x इज इक्वल टू लैम्डा, दिस इक्वेशन विल बिकम 3y माइनस z इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा
और दिस इज 9y माइनस 4z इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा। क्या किया हमने, x का वैल्यू हमने लैम्डा पुट कर दिया, यहाँ पे लैम्डा पुट कर दिया, ठीक है। नाउ वी विल सॉल्व दीज टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली फॉर x y एंड z। अब y और z को सॉल्व करने के लिए आप नॉर्मल जैसे सॉल्व करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर लो, दिस इज 12y, इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, दिस इज 12y माइनस 4z, दिस इज माइनस 8 लैम्डा, ठीक है। हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, दिस इज 12 माइनस 4z और ये माइनस 8 लैम्डा। तो अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, दिस इज बस सब्ट्रैक्ट दिस इज माइनस 3y, ठीक है। ये तो कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम इक्वल टू 6 लैम्डा, 6 लैम्डा, ठीक है। सो व्हाट इज y इज इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा, x का वैल्यू लैम्डा, y का वैल्यू माइनस 2 लैम्डा। अब z क्या होगा, तो किसी में भी पुट कर दो, इसमें कर दो, इसमें कर दो, दिस इज y इज इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा, इसमें हमने पुट किया तो दिस विल बिकम माइनस y इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा माइनस z इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा। तो व्हाट इज z इज इक्वल टू माइनस 4 लैम्डा। तो अगर आपने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया तो आपको जो सॉल्यूशन मिल रहा है दैट इज x कॉमा y कॉमा z will be equal to, you can see lambda minus 2 lambda and minus 4 lambda, ठीक है। अब आप चेक कर सकते हैं कि दिस सॉल्यूशन जो आपने फाइंड किया है इट विल डेफिनेटली सेटिस्फाई द थर्ड इक्वेशन, वो होना ही है। आप चेक करके देख सकते हैं, जैसे आप पुट करोगे दिस विल बिकम 2 लैम्डा, x का वैल्यू लैम्डा पुट किया, माइनस y का वैल्यू माइनस 2 लैम्डा, तो दिस विल बिकम प्लस 2 लैम्डा, और z का वैल्यू क्या है माइनस 4 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा। यू कैन सी ये सब कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू 0, मतलब दिस पॉइंट दिस सॉल्यूशन विल सेटिस्फाई दिस। तो मतलब इसके जितने भी सॉल्यूशंस होंगे वो इस फॉर्म में होंगे, लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा, वेयर लैम्डा कैन बी एनी रियल नंबर except 0 because we are talking about how many we are talking about non trivial solution, ठीक है। अगर ट्रिवियल सॉल्यूशन की बात करोगे तो वो भी x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 आ ही जाएगा, x लैम्डा इक्वल टू 0। बट हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, दैट इज व्हाई लैम्डा कैन नॉट बी इक्वल टू 0। एंड नाउ यू सी आप क्या कर सकते हो, इसको वैल्यू को पुट कर दो इसमें, x इज इक्वल टू लैम्डा, y इज इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा, z इक्वल टू माइनस 4 लैम्डा। तो यू कैन सी what is the final answer for this, you can see this is x is equal to lambda, this is lambda, this is lambda upon y is minus 2 lambda minus 2 lambda plus minus 2 lambda upon minus 4 lambda, ठीक है। और ये प्लस z माइनस 4 लैम्डा डिवाइड बाय x लैम्डा, और प्लस क्या है प्लस k विच इज 9/2, k is equal to 9/2। So this is, you can see this is minus 1/2, lambda cancel हो जाएगा, this is plus 1/2, this is minus 4 plus 9/2, तो ये cancel हो गया, this is 9/2 minus 4 which is 1/2, so what is the answer, this is 1/2। so this is how we can solve this question, ठीक है। कभी भी होमोजेनियस क्वेश्चन है, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्वेश्चन है, तो आपके पास दो ही कंडीशन है, देखो डेल्टा और डेल्टा इक्वल टू 0, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, ट्रिवियल सॉल्यूशन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, दैट्स इट। उसी में आपको जनरली क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय यूजिंग द कांसेप्ट्स ऑफ डिटरमिनेंट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। मैंने बहुत स्लोली पढ़ाया है, अगर आपको लग रहा है यू कैन फास्ट फॉरवर्ड द वीडियो एंड यू कैन जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चंस। You can comment in the section what is the next concept you want to cover. I can give you a quick revision on this. I'll continue with this series. आपको मैं different concept जो important है quick revision कराता रहूँगा, ठीक है। Just follow these kind of videos. Please do like these videos. अपने दोस्तों के साथ भी share करो। So that's it for this video. Thank you. Bye bye.